31। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अंतर्गत शुभ शक्ति योजना अंतर्गत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता हेतु लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में माननीय श्रम राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधानसभा सदस्य श्रीमती अनीता बघेल द्वारा सदन के माध्यम से शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता हेतु लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण करने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि भवन एवं सह निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों अथवा निर्माण कार्य में नियोजित पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के संचालन हेतु धन की व्यवस्था नियोजकों द्वारा भवन एवं अन्य कराए गए सह निर्माण कार्य में निर्माण लागत के 1% वसूल की गई उपकर राशि से होता है, जो भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि योजनाओं के संचालन हेतु राज्य अथवा केंद्र सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया जाता है। दिनांक 1/1/2016 से अधिसूचित शुभ शक्ति योजना का मूल उद्देश्य विवाह हेतु सहायता दिया जाना नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य हिताधिकारी की न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण वयस्क एवं अविवाहित पुत्री को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं उद्यमी बनाकर महिला सशक्तिकरण हेतु प्रोत्साहित करना है। उक्त योजना अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का प्रयोग यद्यपि विवाह में लिए जाने का भी प्रावधान है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम अधिनियम 1996 की धारा 22 के क्रियान्वयन के संबंध में श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निर्देशित किया गया है कि अधिनियम की धारा 22A से G तक उल्लेखित योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जावे एवं इनके उपरांत यदि उपकर राशि शेष रहती है तो अधिनियम की धारा 22H के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु अन्य योजनाओं का मंडल द्वारा सृजन एवं क्रियान्वयन किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत निम्न प्रावधान है। दुर्घटना की स्थिति में हिताधिकारी को तत्काल सहायता प्रदान करना। B 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हिताधिकारियों को पेंशन का भुगतान करना। C अधिकतम निर्धारित राशि की सीमा में हिताधिकारी को शर्तों एवं पात्रता जो भी निर्धारित की जावे गृह निर्माण हेतु ऋण अथवा अग्रिम राशि की स्वीकृति देना। D हिताधिकारियों के समूह बीमा की प्रीमियम जो भी युक्तियुक्त समझी जाएगा भुगतान करना। E हिताधिकारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता जो भी निर्धारित की जाए प्रदान करना। F हिताधिकारी अथवा ऐसे आश्रित जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है कि इलाज में हुए चिकित्सा व्यय की पूर्ति। G महिला हिताधिकारियों को मातृत्व लाभ का भुगतान करना। H अन्य कोई कल्याणकारी प्रावधान और सुधार की कार्रवाई तथा सुविधाएं जो भी निर्धारित की जाए। उल्लेखनीय है कि मंडल की शुभ शक्ति योजना अधिनियम की धारा 22H के अंतर्गत सर्जित है। मंडल में उपलब्ध कोष की वस्तु स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक समझा गया है कि सर्वप्रथम संवेदनशील योजनाएं यथा सिलिकोसिस, सामान्य मृत्यु, दुर्घटना सहायता, छात्रवृत्ति, प्रसूति टूल किट के लंबित आवेदनों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जावे एवं उक्त योजनाओं के निस्तारण उपरांत मंडल में उपलब्ध कोष की वस्तु स्थिति को देखते हुए अन्य योजनाओं यथा शुभ शक्ति एवं सुलभ आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का वरीयता से निस्तारण किया जाए। वर्तमान में शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत विभाग के स्तर पर एवं आवेदनकर्ता के स्तर पर लंबित प्रकरणों का कुल योग लगभग 2,78,000 है, जिसकी कुल देनदारी लगभग 1534 करोड़ रुपए है। मंडल को प्रतिवर्ष उपकर राशि के रूप में प्राप्त होने वाली राशि की अपेक्षा योजना मद में व्यय राशि के आंकड़ों में निरंतर वृद्धि हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधानसभा सदस्य के द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के में अजमेर जिले के लगभग 4058 लंबित आवेदनों हेतु लगभग 22.31 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन मंडल की वर्तमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। विभाग द्वारा प्रथम चरण में जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मार्च 2017 तक प्राप्त आवेदनों के निस्तारण का निर्णय लिया है एवं वित्तीय स्थिति अनुकूल होने पर चरणबद्ध रूप से आगे की अवधि में आवेदनों का भी नियमानुसार निस्तारण करने की कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि ये शुभ शक्ति योजना जो है विभाग की प्राथमिकताओं में सबसे अंतिम पायदान पर आती है, और अंतिम पायदान पर इसलिए आती है क्योंकि ये धारा 22A का H का हिस्सा है, इसलिए। और आपने ये भी बताया कि 8/1/2020 को विभाग ने ये तय किया कि हम मार्च 2017 तक के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण चरणबद्ध रूप से करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल ये है कि मार्च 2017 तक के, क्योंकि ये योजना शुरू हुई 1/1/2016 को और 8/1/2020 को आप ये आदेश निकाल रहे हैं कि मार्च 2017 तक के आवेदनों को चरणबद्ध रूप से निस्तारित किया जाएगा। तो मेरा पहला सवाल तो यह है कि मार्च 2017 तक के आवेदन कितने लंबित हैं पूरे प्रदेश के और उसके साथ साथ अजमेर जिले के, जिनको आपने पहली प्राथमिकता लेकर के उसको पूरा करने की बात कही है। एक तो मेरा प्रश्न यह है। हाँ, मैं देखो ध्यान आकर्षण जो करना है तो फिर भी स्पेसिफिक राजस्थान का जानकारी तो नहीं मैं अजमेर का बता दें, चलिए ठीक है, अजमेर का बता दें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की जो शुभ शक्ति के जो प्रकरण पेंडिंग है सर, वो 16 के 268 हैं, 2017 के 795 हैं। मैं पूरा ही बता दूं अब तक का? आप उनका सीधा प्रश्न है 2017 तक कितने हैं और टोटल कितने हैं, उसमें सीधी बात। टोटल मैंने बताया सर, अभी जो अजमेर के जो प्रकरण है, अजमेर के जो प्रकरण है टोटल 6454 प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1537 स्वीकृत हैं और 3528 विभागीय स्तर पर लंबित हैं। 3528 में 2017 तक के कितने हैं? 2017 तक के इसमें जो है सर वो 268 2016 के हैं और 795 2017 के हैं। अंतिम प्रश्न मैं पूछूं, शादी और बेटियों की शादी, इनका मेन प्रश्न बेटियों की शादी का है। बेटियों की शादी के कितने हैं इसमें? शुभ शक्ति का ये बेटियों के शादी के ही हैं सर। ये बेटी, हम आप पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020 को आपने आदेश निकाला और अभी 2021 चल रहा है ना, 17 तक के आपने आवेदनों की बात कही। तो पिछले एक वर्ष में माननीय अध्यक्ष महोदय एक भी आवेदन जो स्वीकृत था 2016 में, उस बेटी को भी पैसा नहीं मिला है। तो मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से, क्योंकि ये योजना आपने जैसा कहा कि बड़ी योजना है, इसमें अमाउंट बड़ा है, इसलिए आवेदनकर्ता ज़्यादा आवेदन करते हैं। तो जो बेटियों की शादी 2017 में हो गई, 16 में हो गई, अब वो माँ भी बन गई है, तो ऐसी स्थिति में जिनके 2-3 साल के बच्चे हो गए और उनको ये पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है, तो हम 2017 तक के आवेदनों के लिए पैसे की व्यवस्था, जो 2016 के भी पेंडिंग है, 17 के भी पेंडिंग है। तो मेरा निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से है कि 2017 तक के आवेदन हम प्राथमिकता से बजट की व्यवस्था करके, या हम हो सकता है क्योंकि हमारे पास सेस से पैसा आता है, ये सही बात है, ना तो राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन है ना केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है। तो जो सेस से पैसा आ रहा है, उस सेस के पैसे को या क्योंकि हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, कहीं से सरकार से उधार ले लेंगे, भाई सरकार उधार दे दे, फिर सरकार को आप वापस रिटर्न कर देना जब आपका सेस का पैसा आ जाएगा। परंतु ये जो 17 और 16 की पेंडेंसी जो है अभी लगभग ये 795 और 268 हजार केसेस की तो अजमेर में पेंडेंसी है, ऐसे ही पूरे प्रदेश में पेंडेंसी भी होगी। तो मेरा निवेदन है कि उन गरीब बेटियों ने आवेदन किया। दूसरा मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को सुझाव है, आपने जवाब में ये बात कही है कि इस योजना में ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं जो मजदूर वर्ग के नहीं आते। ये बात सही है बिल्कुल कि ऐसे आवेदन भी आ गए जो मजदूर वर्ग से नहीं आते हैं, गलत तरीके से आ गए। तो मेरा आपसे इतना निवेदन है कि आप इसका सत्यापन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर एक्चुअल में जो मजदूर है, जो बिना पढ़ा लिखा है, जिसको ज्ञान नहीं है और वो भी इस सबके बीच में पिस रहा है, तो कम से कम उस एक्चुअल मजदूर को तो इन योजनाओं का लाभ मिल जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। आप सत्यापन करा लें, मेरे को कोई आपत्ति नहीं इसमें, पर जो एक्चुअल मजदूर है उसको प्राथमिकता से आप देने की व्यवस्था करें, इतना मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017 तक कितनी लायबिलिटी है? मैं एक बार मैं दो चीजें हैं जो मेरी बताना चाहूंगा। मेरे पास अजमेर जिले में 1% में कितना कलेक्शन होता है? उतने तो कलेक्शन होगा आपका।
तो रफली 1% जो आपका करेक्शन है, अजमेर जिले का कितना अमाउंट है, 2017 तक के हमको डिस्पोज करने की कितनी लाइबिलिटी है, 2% समझ में आ जाएंगे तो उसका उत्तर ठीक ढंग से हो जाएगा। सर अजमेर की तो कोई दिक्कत नहीं है, अजमेर की तो जो प्रकरण में पेंडिंग, प्रश्न अजमेर का ही है। अजमेर की जो बेटियां हैं जिनकी शादी है उनका 2017 की लाइबिलिटी है, उसको आप पूरा कर देंगे, ये बात बता दें, बाकी डिटेल में डिस्कस रही नहीं। सर मार्च 17 तक का तो अजमेर का जो भी पेंडेंसी है वो मैं 7 दिन में ही निस्तारित कर दूंगा। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूंगा सर, मैं एक मिनट पूरे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जब ये इसको ऑनलाइन किया 1 सितंबर 2016 में, आपकी सरकार थी, उस समय इसका जो पंजीयन था वो 9 लाख श्रमिकों का था और उस समय हमारे पास जो पैसा था वो 712 करोड़ के आसपास था, एक 16 को। जब आप आज की हम बात करें तो आज पंजीयन है 26 लाख और पैसा है हमारे पास 168 करोड़ पॉइंट 40 लाख। ये हुई एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सेस कलेक्शन है, सेस में जो हमने प्रयास किए, सेस भी इस दौरान जो आया है, अगर हम 16-17 की बात करें तो 342 करोड़ आया, 17-18 की बात करें तो 338 करोड़ आया, 18-19 जो हमने हमारे समय में जो आया, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट सेस है, वो 382 करोड़ आया और 19-20 जो पिछले साल का है वो 357 आया, 357 करोड़ आया और इस वर्ष जो कि कोरोना की वजह से बाधित होते हुए वो भी 365 करोड़ आया। कुल मिला के बात यह है कि हमने इस दौरान पूरे प्रयास किए, सेस का जो कलेक्शन है वो अब तक का हाईएस्ट कलेक्शन इन पिछले 2 वर्षों में हुआ है, हाईएस्ट कलेक्शन जो हुआ है। लेकिन अगर हम अंतर देखेंगे तो 20-30-50 करोड़ से ज़्यादा का अंतर इसके अंदर नहीं आया है। जहां फर्जीवाड़े की बात है, हमने इस पे लगाम लगाते हुए काम किया। आपकी भारत सरकार द्वारा निर्देश आए, सलमपुर के अंदर हमने इसका वेरिफिकेशन कराया तो लगभग 39 से 40% इसके अंदर फर्जीवाड़ा मिला। आज हमने जो जांच की है उसमें 42% लोग शुभ शक्ति के अंदर फर्जी पाए गए। बजट जहां से आ रहा है वो स्थिति आप लोगों के सामने। पिछले साल कोरोना की वजह से पूरा साल जो है इसकी भेंट चढ़ गया। दूसरा मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो सबसे बड़ी जो स्थिति है वो ये है कि इसके अंदर मनरेगा का मजदूर जो है वो भी इसके अंदर पात्र है, लेकिन मनरेगा का जो काम होता है उसका 1% सेस हमें नहीं मिल रहा है। उसके लिए भारत सरकार को लगातार हमने लिखा है। तो मैं माननीय सदस्य से ये कहना चाहूँगा कि मार्च 17 तक का आपका कोई भी प्रकरण पेंडिंग नहीं रहेगा, आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर सबका भुगतान हो जाएगा। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, मुझे आपके नोटिस में लाना चाहिए। चलो, नंबर 1, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर काम करा रहा नीचे, उनका रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है। मेरे इलाके में बहुत घुमा और जो तकलीफ देखी मैंने, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है। जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है उसका 1% पैसा आपके पास आ रहा है। लार्ज नंबर ऑफ जो पीपुल है या तो नरेगा में काम कर रहा है या पेटी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहा है। उस आदमी का पैसा कलेक्शन नहीं हो रहा, इफेक्टेड वो है। इफेक्टेड आदमी वो है जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है, नरेगा में काम कर रहा है। और आपके पास जो लेबर जो आ रही है, एक विशेष सर्कल बन गया है, वही अधिकारी उन्हीं लोगों का एप्लीकेशन लेकर डिस्पोज कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि विभाग को इस योजना का लाभ देने के लिए निश्चित तौर पर नए सिरे से इनके बारे में ऑनलाइन एप्लीकेशन से तो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। आपका 26 लाख हो गया, उससे कोई फायदा नहीं। जेन्युइन आदमी कैसे इसमें आया है उसके संबंध में विभाग को कोई निर्णय करना चाहिए जिससे गरीब आदमी को इसकी मदद मिल सके। और दूसरा, आपका जो रेवेन्यू तभी बढ़ेगा जब पेटी कॉन्ट्रैक्टर को भी इसके अंदर लोगे। आप पेटी कॉन्ट्रैक्टर को आप नहीं लोगे तो पैसा आएगा ही नहीं, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर ही काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि योजना अच्छी है। योजना के अच्छे को लागू करने के लिए जो अफेक्टेड आदमी है उसके कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है और जो पैसा आना है वो पैसा नहीं आ रहा है। इसलिए बेटर रहेगा कि इसको और अपने ढंग से अच्छा करें, क्योंकि योजना अच्छी है, लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सके। और इसका लाभ मिलने का जो तरीका है उसमें ऑनलाइन में उन्हीं लोगों को फायदा मिला है जो इसका फायदा लेके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब अवेकनिंग लोगों में बड़ी है, इसलिए आप इसको वेरीफाई करेंगे तो मैं और स्टेटस को देखेंगे, एससी के कितने, एसटी के कितने फिगर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका ज़्यादा नंबर उसमें नहीं है। आपका 29 लाख का फिगर है, उसमें इस वर्ग के लोग नहीं हैं।
दूसरे जो वर्ग के लोग हैं होशियार आदमी है, उन्होंने उसका फायदा उठाने का काम किया। इसलिए अच्छी योजना है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर इसको और अच्छा कैसे कर सकें इसके संबंध में अलग अलग जगह पर, क्योंकि सलूम्बर का फिगर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद 39% फिक्टिशियस थे, आज आप 42% कह रहे हो, तो 26 लाख का 42% तो आपका ऑनलाइन वैसे ही गलती हो गया। इसलिए इसको योजना को जैसे कैसे अच्छा कर सके, निश्चित तौर पर उसको विभाग में जनप्रतिनिधि के साथ अलग अलग जगह पर, गंगानगर की समस्या अलग है, उदयपुर की समस्या अलग है, दूसरे की समस्या अलग है, उनको फिर आइडेंटिफाई करके करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में आप चर्चा करें। और जैसा अनीता जी ने कहा, मैंने इस बात में करा, इसमें 10 एक्टिविटी देखी मैंने, एक एक्टिविटी डिफाइन कर लें, पहले हम बच्चों की शादी का देंगे तो बच्ची की शादी का पूरा कोटा पूरा कर दें तो कम से कम एक चीज़ पूरी हो जाए। तो एक ये है। दूसरा डीएमएफटी के फंड, डीएमएफटी के फंड के अंतर्गत भी कोर सेक्टर और उसमें आइडेंटिफाई कर रखा है। राजस्थान सरकार ने ट्राइबल इलाके में दूसरी बच्ची के लिए पैसा दिया, अच्छा काम किया। क्या उस फंड में से कुछ पैसा इन बच्चों की शादी के संबंध में भी निकाल सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करके कम से कम राजस्थान में जो पेंडेंसी है बच्चों की शादी की, उस अमाउंट को एक बार डिस्पोज किया जाना चाहिए। इस संबंध में निर्णय किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार आने वाले 1 माह के अंदर सभी संभागों पे चर्चा करके इसको और किस प्रकार से तर्कसंगत बनाया जा सकता है और श्रमिकों को किस प्रकार से हम लाभ दे सकते हैं, इस दिशा में काम करते हुए हम काम करेंगे।